मानो ऐसा लगता है कि आजकल पेपर लीक होना बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूजी 2026 एग्जाम इज कंसर्न, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे जैसे लोग बोल रहे हैं, बोल पा रहे हैं और इतने बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं और सोचिए बतंगड़ पे बैठ के बातों का बतंगड़ नहीं बना रहे हैं। और अभी आपकी कुछ मीडिया के साथ कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो ये क्या? कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, लड़ाई चल रही है, सच की देश हित की लड़ाई चल रही है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। पेपर लीक इन सब चीजों के तले दब गया, पीछे छूट गया कि अब पेपर लीक से ज्यादा बातें इस चीज पे हो रही हैं कि कौन शिक्षक क्या कर रहा है। लोग भी ऐसी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री सही गलत इस आधार पर कह सकता हूं कि एक आदमी जिसने हर चीज की क्रेडिट ली कि हर आदमी ने कहा कि इनके नेतृत्व में, तो फिर मैं ये मानता हूं कि ये पेपर लीक भी इन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। पिछले 10 सालों में लगभग 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। जितने राज्य हैं 28 उप शिक्षा मंत्री बनाए हैं जो हर राज्य को देखेंगे। यही तो नेतृत्व है। तो सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको डर नहीं लगता? आप सही हैं, आप सही मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें डरना किस चीज का मतलब और क्यों डरना? देश किसी के बाप की जागीर थोड़ी है कि आप जैसे चाहेंगे आप चलाते रहेंगे और हम आपके इमोशंस, आप हमारे इमोशन से खेलते रहेंगे, विश्वासघात करते रहेंगे और हम आंख बंद करके आप पे भरोसा करते रहेंगे। भारत देश युवाओं का देश। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ये जो भारत देश है वो है यूथ नेशन। लेकिन आज यहाँ यूथ की कंडीशन क्या है? क्या किसी ने ये सोचा? क्या किसी ने ये सोचा कि आज का छात्र क्यों इतना विरोध प्रदर्शन कर रहा है? मानो ऐसा लगता है कि आजकल पेपर लीक होना, बलात्कार होना त्योहार बन चुके हैं और छात्र और युवा इससे प्रोटेस्ट कर कर त्योहार की तरह मना रहे हैं और शायद इसको न्यू नॉर्मल कर दिया है। आज फिलहाल ऐसे ही सवालों के घेरे में सरकार खड़ी हुई है और इन सरकार के खिलाफ कई सारे लोग बोल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, युवाओं के पक्ष में बोल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल निभाया जाता है वो है हमारे शिक्षकों का। तो आज हम आपके साथ ऐसे ही एक शिक्षक को लेकर आए हैं। आप सभी जानते होंगे अभिनय सर, शायद उनका इंस्टाग्राम से आप जानते होंगे, अभिनय मैथ्स सर, जो सालों से एसएससी के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं और बच्चों की आवाज़ बनकर चल रहे हैं। तो सर जो है काफ़ी आपने शुरुआत से ही बहुत ही आतुर होके और कभी भावुक ना होकर हमेशा सटीक बात करना ही समझा है। तो सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर किस बात का लगेगा और डर क्यों लगेगा? मतलब डर किसी ताकत का लगता है या डर किस चीज़ से डरना है? मतलब मेरी ये समझ नहीं आती। लोग बहुत सारे मुझे ये सवाल पूछते हैं। आप सही हैं, आप सही मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं, आप इस देश के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं, तो ये चिंता है देश के प्रति प्रेम है, तो उसमें डरना किस चीज़ का मतलब और क्यों डरना? तो सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आपका क्या ख्याल है? भारत देश में फ़िलहाल क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच वाकई है? नहीं है। मेरे जैसे लोग बोल रहे हैं, बोल पा रहे हैं और इतने बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं और सोचिए बतंगड़ पे बैठ के बातों का बतंगड़ नहीं बना रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है। बट अब ये वो दौर ज़रूर है जहाँ देश में ये तय करना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की सीमाएं क्या हैं, क्योंकि आज कई बार सत्ता से असहमति को आउट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच कह दिया जा रहा है। वो चिंता का विषय है। आपकी किसी विचार से असहमति हो सकती है, आपकी सत्ता से असहमति हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वो संविधान हमें देता है और है, और सही चीज़ों पे बात कर रहे हैं, देश की चिंता के लिए बात कर रहे हैं। अगर हमारी देश की सरकार है जिनको हमने भरोसा करके चुन के भेजा, आप सोचिए एक लड़की किसी को पसंद करती है और उसके साथ लव मैरिज कर लेती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस लड़के को अब कुछ भी अधिकार मिल गया और लड़की अब उसके विरुद्ध कभी आवाज़ नहीं उठाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना। उसको जब लगता है तो वो अपनी आवाज़ उठाती है उसके प्रति भी कि यहाँ आप गलत हैं। जब उसने उससे शादी की थी तो उसने कुछ उसके वादों पे भरोसा किया था। सब कुछ पहले से ही तय नहीं हो सकता ना।
और कुछ उसने बेसिक उसका व्यवहार देखा था, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और शादी कर ली। लेकिन आगे जैसे जैसे लाइफ बढ़ी और उसने देखा कि ये तमाम तरीके की समस्याएं आ रही हैं, तो वो उस पर आवाज़ उठाएगी और उसको कहेगी, क्योंकि किसी को भी पहले पूरा नहीं परखा जा सकता ना। तो अब सरकारों को अगर चुन के भेजा है और लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमें सवाल पूछने का हक है, उनको बताने का हक है। और मैं एज ए मैसेंजर काम करता हूँ, इतने सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, इतने सारे युवाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनका मैसेज सरकार तक पहुंचाता हूं, सरकार को जगाने की कोशिश करता हूं। तो आपके पास कभी ऐसे मैसेजेस नहीं आते हैं स्टूडेंट्स के या लोगों के कि आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आप देशद्रोही हैं और ऐसा कुछ भी? बहुत आते हैं, पढ़ के रिप्लाई करता हूं, कन्विंस करता हूं उनको, बहुतों को कर भी लेता हूं, करता हूं। जहां हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, तो इंडिया प्रेस फ्रीडम में 157th रैंक पे आता है। और अभी आपकी कुछ मीडिया के साथ कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो ये क्या? कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, लड़ाई चल रही है, सच की, देश हित की लड़ाई चल रही है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उनको ये आभास कराने की लड़ाई चल रही है कि आप को जहां आईना बन रहा था, वहां आप सरकार का एक नैरेटिव, सरकार की नीतियों को किस तरीके से सही साबित किया जा सकता है, वो प्रोग्राम चला रहे हैं। तो उनसे भी लड़ाई है, हक की लड़ाई है, सच की लड़ाई है, देश हित की लड़ाई है। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी शब्द मैं इसको नाम नहीं दूंगा, ये अच्छी लड़ाई है और होनी चाहिए थी। सर, हाल फिलहाल ही एक आपका केस आता है जिसमें एक बहुत ही प्रेस्टीज मीडिया हाउस की बड़ी एंकर जो हैं वो आप पर केस कर देती हैं, और बाकी साथ ही 8 टीचर्स पे भी नीट पेपर लीक होता है। आप सभी सवाल उठाते हैं और उसके बाद ही ये कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे, ये आपके ऊपर एक बड़ा FIR का मामला, ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आप इसको क्या कहेंगे? आप देखिए, ये कह रही हैं कि एक लड़ाई ये चल रही है कि मीडिया बनाम शिक्षक, ये इसका कोई मायने नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि हम इस पे डिस्कशन करें। और अब जो लड़ाई ऑलरेडी न्यायालय में है तो वहाँ पे बात हो तो अच्छा है, लेकिन असली लड़ाई युवाओं के मुद्दे वर्सेस मीडिया की प्राथमिकता है। कि आपने इस देश के वास्तविक मुद्दों को, आपने इस देश के किसानों के मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को कितनी प्राथमिकता दी अपने शो में। आज आप खुशी से ब्लैक एंड वाइट हो, DNA हो, वहाँ शिक्षकों की चर्चा कर रहे हैं, उन पे प्रहार कर रहे हैं, जहाँ आपको क्या दिखाना था, देश के मुद्दे। आज ये दुख की बात है कि अभी पेपर लीक इन सब चीज़ों के तले दब गया, पीछे छूट गया, कि अब पेपर लीक से ज़्यादा बातें इस चीज़ पे हो रही हैं कि कौन शिक्षक क्या कर रहा है। लोग भी ऐसी बातें करते हैं। आप मतलब मुझे बड़ी जान के बता के आपको हैरानी हो रही है कि सोचिए, मैं अगर ये लिखता हूँ, अभी मैंने एक ट्विटर पे ट्वीट किया और ट्वीट मैंने आज तक को लेकर के किया, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि भारत की GDP 7% के आसपास बढ़ी है, चाइना की 5% और US की 2% बढ़ी है। तो मैंने उसमें कहा कि आपको सिर्फ GDP नहीं दिखानी चाहिए, ये अधूरा सच है। आप दिखाइए कि पर कैपिटल इनकम की भारत में क्या स्थिति है, बेरोजगारी की भारत में क्या स्थिति है, महंगाई की, और भी चीज़ों को जोड़ करके आपको इसको दिखाना है। और मैंने कहा वैसे भी सीधा सा गणित ये है, 1 से 2 होना और 100 से 200 होना परसेंटेज सेम है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। किसी ने पिछले मैच में 1 रन बनाया और उसने फिर 2 बना दिए। आप समझना मेरी बात को, 100% रन बढ़ गए। एक खिलाड़ी है जिसने 100 बनाए थे पिछले में और इसमें 150, उसकी वृद्धि 50% है। अब आप क्या दिखा रही हैं कि वो वाला बेटर है, उसकी वृद्धि 100% है। तो मैंने यही कहा था उसमें कि जब बेस बड़ा हो तो कम परसेंट भी मायने रखता है। तो वहाँ पे भी आके लोग क्या कह रहे हैं कि चीन भी तो भारत से पीछे, चीन 5% ग्रोथ की, तो चीन का बेस भी कम बड़ा नहीं है। तो वहाँ पे पता है लोग क्या आके कह रहे हैं, और बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, कि आप लोग नहीं बताते कि आपके कोचिंग में कितने बच्चे सफल हुए, नहीं हुए। क्या ये डेटा और भारत की GDP का डेटा कंपेयर करने लायक है? मतलब सोचिए, आज जब आप देश के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं, देश की GDP पे आप सवाल कर रहे हैं, देश के ट्रेड डेफिसिट पे आप सवाल उठा रहे हैं, वहाँ लोग आपसे पूछ रहे हैं आपने कितने बच्चे पढ़ाए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि मुझे पढ़ाना भी छोड़ना पड़ेगा, तब तो आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछ पाएंगे ना। मैं हर एक कुछ करूँगा। जो आज मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने के लिए मैंने 6 से 7 साल तैयारी की। मैं नहीं पढ़ाता ऑफलाइन, मैं नहीं अभिनय में इसमें कोई भी कोर्स का पैसा लेता बच्चों से, तब मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि
मैं जब दुनिया भर के देश जाता हूँ और जब मैं अपने देश को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हम कितने पीछे रह गए, इसलिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। तो आज आप सोचिए ये स्थिति है कि लोग उल्टा आपसे पूछने लगते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, लोग कहेंगे 2014 से पहले ऐसा नहीं होता। ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है कि आज के दौर में सोचिए एक लड़का अपनी पत्नी पे हाथ उठा रहा है या कुछ भी कह रहा है और जस्टिफाई कैसे कर रहा है, तुम्हारी मम्मी पे तुम्हारे पापा ने नहीं उठाया था। वक्त बदल गया है, आप ये कहकर के अपने गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पहले क्या होता था। पहले होता था, उस चीज से परेशान होकर दुखी होकर जनता ने आपको चुना था और आपने वादे किए थे। आपने कहा था ये जो पेपर लीक उद्योग चल रहा है ऊपर तक पैसा पहुंचता है, तो आज भी चल रहा है क्या? मान लें कि ऊपर तक पैसा पहुंचता है। प्रधानमंत्री का बयान था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, तो क्या मान लें आज ऐसा? प्रधानमंत्री का बयान था कि प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में डीजल सस्ता हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, भारत में ही महंगा क्यों? तो अब ये सब चीज़ों के जवाब आज आपके पास नहीं है। तो आप ये कह के निकल जाएंगे कि यार हर बात में कि पुरानी सरकारें जिम्मेदार थीं, पुरानी सरकारें जिम्मेदार थीं। आपने क्या किया? आप इतना ही दिखा देते ना कि 10 साल में आपने इतनी चीज़ें रोक दी। आपके काल में तो CBSE पे सवाल उठ गया, नीट बैक टू बैक सवालों के घेरे में है। सर जो नीट पेपर लीक हुआ था उसमें फ़िलहाल अभी फिर से रीनीट होने वाला है। एयरफोर्स से एग्ज़ाम लेके पेपर जो हैं वो लेके जाने वाले हैं। तो आपका क्या सोचना है, क्या NTA जो है वो उतना सुरक्षा जैसे इसको काम करना चाहिए वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? कैसे मान लें, आपने जिन 3 लोगों को पेपर ट्रांसलेट करने के लिए दिया, सोचिए उन लोगों ने पेपर बाहर कर दिया। यानी आपने किन ऐसे लोगों के हाथ में पेपर दे दिया था जिन्होंने पेपर ही बेच दिया, जिसमें 2 लोग जैसा मुझे पता चला है रिटायर्ड थे और एक की रिटायरमेंट होने वाली थी 6 महीने के बाद। तो यानी आप ऐसी चीज़ें आउटसोर्स कर रहे हैं। ये आउटसोर्सिंग ही है कि 2 लोग तो रिटायर हो चुके थे, आपने उनको काम दिया तो आउटसोर्स ही किया होगा। तो जब आप NTA पे ये सवाल उठाएं कि आप इतनी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के बाद अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो आज सरकार हर विभाग में ही आउटसोर्सिंग पे फोकस है, खर्चा बचाने की कोशिश कर रही है। कुछ जगह खर्चा नहीं बचाया जा सकता। मैं बताता हूँ कैसे। आप अपने घर के 1-2 लोग जो आपने स्टाफ ज़्यादा है, झाड़ू पोछा लगाने वाला है, आप उसको कम कर सकते हो। लेकिन आप सोचो कि नहीं मैं कंप्रोमाइज़ किसके साथ कर रहा हूँ? ड्राइवर के साथ, कि मैंने ड्राइवर सस्ता ले लिया। नहीं, वो आपको और महंगा पड़ जाएगा क्योंकि आपकी गाड़ी को आए दिन वो ठोक देगा, आपकी जान को वो जोखिम में डाल देगा। या आपके घर का गार्ड कैसा है, ये कुछ चीज़ों में आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और आज आउटसोर्सिंग का इतना बड़ा गेम चल रहा है क्योंकि सरकार, आप देख ही रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन सरकार की प्रायोरिटी पे। और उस प्राइवेटाइजेशन का नतीजा हम देखते हैं कि किस तरीके से जब चाहे तब इंडिगो मनमानी करने लगता है। और अभी आपने देखा ही उत्तराखंड में एक कंपनी जो कि प्रॉफिटेबल थी उसको बेच दिया गया। तो ये सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं और हम फिर भी आंख बंद करके सरकार को सराहते रहें तो ये मेरी देशभक्ति में तो नहीं है। तो सर जो ये पेपर लीक होते हैं ये क्या बिजनेस बन चुके हैं आज या न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि लोग अब ये सोचने लगे हैं कि पेपर कम लोगों को लीक हो तो अच्छा है। हाँ। आपने देखा होगा अभी जब NTA ने कहा कि अगले साल CBT लेंगे, तो मैं एक डिबेट में था जहाँ पे मैंने कहा कि CBT में सिस्टम हैक हो जाते हैं। तो वहाँ टीचर्स का कहना था जो पढ़ाते हैं ऑलरेडी कि हाँ वहाँ पे नकल 2-4% ही हो पाती है। मतलब सोचिए लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि नकल 2-4% या 200-400 लोगों को हो पा रही है। क्यों होगी? ये जो 22 लाख बच्चों का जो भविष्य है ये कटघरे में खड़ा हुआ है। अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये रीनीट जो होने वाला है वो कैसे होने वाला है, कब होगा। और अगले साल को उन्होंने CBT में डाल दिया है। CBT में तो वो जनता को केवल और केवल शांत करने का तरीका था। देखिए बहुत सारे लोग ना इसको इसी तरीके से देखते हैं कि 22 लाख लोगों का भविष्य खतरे में। ऐसा नहीं है, हम उतने विजनरी सोच ही नहीं पा रहे, ना ही हमारी सरकारें ना ही लोग। ये जो 22 लाख लोग हैं इसमें से 22 लाख को हटा दीजिए, ये जो 60,000 डॉक्टर बनेंगे और इस 60,000 में अगर 30,000 नकली डॉक्टर बन गए तो वो कितने लाख लोगों का भविष्य खतरे में डालेंगे। आप सोचिए, लोगों की जिंदगियां खतरे में डालेंगे। वो हम नहीं देख पा रहे।
एक एसएससी का एग्ज़ाम अगर कंप्रोमाइज होता है, जहाँ से बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, पुलिस में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर इस तरीके के एग्ज़ामों में खामियां हैं, नकली लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या ये देश की नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा नहीं है? आईआईटी जेईई में अगर गलत तरीके से इंजीनियर बन रहे हैं तो वो क्या देश का भविष्य सुधारेंगे? फिर जिस तरीके से खबरें आना तो शुरू हो गई हैं कि पुल टूट गया, रोड धंस गई, ये उन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है। वो हम नहीं देख पा रहे उतना लॉन्ग टर्म। पिछले 10 सालों में लगभग 80 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। जब पहले का प्रधानमंत्री 2014 के टाइम के प्रधानमंत्री को पेपर लीक के लिए जिम्मेदार बताता है और कहता है कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है, तो अब क्या है? तो पूरी आपने तरीके से 2014 के पहले एग्जाम दिया था। मैंने तो 2012-13 में दिया था। 13 में भी पेपर लीक हो गया था और सरकार ने लेट से माना था, बहुत पहले तो माना ही नहीं, प्री लीक हुआ, फिर मेंस हो गया, उसके बाद सरकार ने माना और फिर पूरा पेपर कैंसिल हुआ। उस वक्त भी एक प्रोटेस्ट करना पड़ा था, तब पूरा पेपर कैंसिल हुआ था और उसके बाद दोबारा हुआ। तो सर पूरा फिर पेपर। यही जो बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति है, उसका सोचना यही है कि पिछली सरकार भी ऐसे ही होता था और इस सरकार में भी नीट पेपर लीक हो रहे हैं और भी कई सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये समस्या का समाधान क्या है? देखिए, ऐसे सोचने से नहीं होगा कि पिछली सरकार भी यही करती थी, ये वाली भी यही कर रही है, तो अब हम मान के चलते हैं कि यार ये चलता ही रहेगा। क्यों? नए विकल्प आएंगे देश में। मैं कहता हूं कि मैं निकला हूं राजनीति बदलने, मुझे बदलना है देश। मैं इन दोनों को ही क्यों विकल्प मानूं, पिछली सरकार और ये सरकार? देश में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बस हमें उनको एनकरेज करना है हमारे इस मिशन में साथ आने के लिए। जो ये रील्स का ट्रेंड चल गया है, लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं और शिक्षा पर ज़्यादा अब जो जितना पहले लोग सोचते थे उतना शिक्षा पर अब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप उन लोगों की कैसे सोच बदलेंगे? बदलेगी, उनको ये बताना पड़ेगा। अब जैसे मेरे देश का प्रधानमंत्री ही अगर इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा, ये जो रील्स पे रील्स बन रही हैं, तब क्या होगा? मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूँ, ये जो रील्स पे रील्स बन रही हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे चल रही हैं, इसके पीछे रोज़ की लाखों इंजीनियर्स की मेहनत लग रही है। क्या ये बिना शिक्षा के इंस्टाग्राम बनाना संभव था? क्या आज इंस्टाग्राम बिना शिक्षा के चल सकता है? इसके पीछे जो लोग चला रहे हैं इसको, वो कौन है? वही तो इंजीनियर्स हैं जो इसको चला रहे हैं। तो अब क्या सिर्फ यूजर क्रिएट होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ यूजर क्रिएट होंगे, बनाना कोई भी कुछ नहीं चाहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें अपने युवाओं को बताना पड़ेगा कि ये सब लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि वी आर द यूजर ऑफ इंस्टाग्राम। क्रिएटर कौन बनेगा, वो कोई भी नहीं सोच रहा है। लेकिन अगर ये नीट पेपर लीक होते हैं, कई सारे बच्चे हमें मिले जो हताशा में हैं, उनको लगता है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ भी नहीं होगा, तो क्या एजुकेशन सिस्टम जो है कोलैप्स नहीं हो रहा है अभी? हाँ, कोलैप्स हो रहा है, तभी तो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो इस्तीफा देंगे आपको लगता है? नहीं, देना चाहिए, नैतिक आधार पे भी उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम 12वीं सीढ़ी तक जा कर के और फिर वापस लौट आते हैं, हमें लगता है कि इस सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देता, हम हिम्मत हार जाते हैं। हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं, देना पड़ेगा इस्तीफा। एक नया शिक्षित शिक्षा मंत्री लाना पड़ेगा, वो भी ठीक से काम नहीं करेगा, उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक सजा नहीं होगी, ये सजा ही है एक तरीके की, आपको हटा दिया गया कैबिनेट से। ये प्रधानमंत्री जी को देश के युवाओं का भरोसा जीतने का बड़ा सटीक वक्त था, वो हार गए इस लड़ाई में। उनको बोलना था आगे आकर के कि पेपर लीक के लिए पूरी तरीके से शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है और मैं अभी के अभी शिक्षा मंत्री को हटाने का आदेश देता हूं और नए शिक्षा मंत्री के रूप में ये 4 नाम हैं। और सोशल मीडिया का दौर है और हम सोशल मीडिया पे देखेंगे कि किसको लोग शिक्षा मंत्री बनाना पसंद करते हैं या कौन ज़्यादा अच्छा है या किसने ज़्यादा अच्छा काम किया है। कोई देश में इतने लोग हैं, किसी न किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया होगा, तो हम ऐसे लोगों को रखेंगे। और उप प्रधानमंत्री बनने का दौर आ गया है, या उप मुख्यमंत्री आप देखते होंगे यूपी में 2-2 हैं। आप बनाइए एक अच्छा शिक्षा मंत्री, आप बनाइए कम से कम जितने राज्य हैं 28 उप शिक्षा मंत्री बनाइए जो हर राज्य को देखेगा। यही तो नेतृत्व है, इसमें आप पीछे हो गए। फिर आप कहते हैं देश सही हाथों में, आप सही हाथ में कह लीजिए कि चलिए आप सही आदमी हैं सही हाथ में, बट बाकी तो नहीं है। अगर आपको कल या आज प्रधानमंत्री जी के सामने बिठा दिया जाए तो सबसे पहली कॉन्वर्जेशन आप क्या करेंगे? सबसे पहली कन्वर्सेशन क्या करूंगा, मैं बहुत बार ये सोचता हूँ कि कभी तो ऐसा मौका आएगा जब उनके सामने बैठने का मौका मिलेगा, तो मैं उनको ये बताऊंगा कि आपने पहला सवाल ही और शिकायत मेरी उनसे होगी कि आपने सही लोगों के हाथ में
सही जिम्मेदारियां नहीं दी। प्रधानमंत्री सही है? प्रधानमंत्री सही हैं या गलत हैं, मतलब उस इंटेंट को अभी तक बहुत क्लियरली नहीं कहा जा सकता है। बट मैं गलत इस आधार पे कह सकता हूं कि एक आदमी जिसने हर चीज की क्रेडिट ली, कि हर आदमी ने कहा कि इनके नेतृत्व में, तो फिर मैं ये मानता हूं कि ये पेपर लीक भी इन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। तो वहाँ सवाल उठता है, वहाँ सवाल उठता है जब प्रधानमंत्री जी किसी भी रेल के उद्घाटन में रेल मंत्री से आगे दिखते हैं, तो फिर रेल पलटने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की भी है कि क्यों पलटी। हमने कभी सवाल करते हुए नहीं देखा। इस बार पता चला कि कैबिनेट की मीटिंग ली प्रधानमंत्री जी ने, सलाह क्या दे रहे हैं। ऐसे ही मैं नहीं कहता हूं कि बहुत कमज़ोर कैबिनेट है, उसको सलाह देनी पड़ रही है। मेरे देश के प्रधानमंत्री को, अपनी कैबिनेट को ये कहना पड़ रहा है कि हाइड्रेटेड रहिए, पानी ज़्यादा पीजिए, ये सब बताना पड़ रहा है। मेरे देश के प्रधानमंत्री को लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप ननिहाल जाइए, नानी का हालचाल पूछिए, दादी का हालचाल पूछिए। क्या इस देश के लोगों की शिक्षा पे या संस्कारों पे भरोसा खत्म हो गया है? या फिर प्रधानमंत्री इज ट्राइंग टू बी नेहरू जी ये करते थे। मैंने जितना पढ़ा है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपको बता दूँ, मैंने हर चीज़ को गणित से डिकोड किया है। लेकिन जब नेहरू जी की बात होती है तो उनके तो आप 75 साल पहले उन्होंने क्या किया, ये बातें होने लगती है। नहीं, कैसे आप ये बातें कर सकते हो? मतलब उस वक्त के क्या हालात थे, आपको देश किन हालातों में मिला है? उतना बेहतर देश तो नेहरू जी को नहीं मिला था। अभी खुद आपने ट्रम्प का ही बयान सुना होगा थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले का एक बयान है जिसमें वो कह रहे कि एक टाइम भारत बहुत टैक्स वसूलता था हमसे, ये करता था, वो करता था, अब हम वसूलेंगे, हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। इसका मतलब अब भारत को कमज़ोर समझ रहा है। ये कह सकते हैं ना इस आधार पे कि अब भारत को ट्रम्प कमज़ोर समझ रहा है। तो हमारी विदेश नीतियाँ भी सही साबित नहीं हुई। अब मेरी ये समझ में नहीं आता मैं विदेश नीति के लिए जयशंकर को जिम्मेदार ठहराऊँ, मोदी जी को जिम्मेदार ठहराऊँ, क्योंकि मेरे विदेश मंत्री से ज़्यादा तो विदेश यात्राएं मेरे प्रधानमंत्री ने की हैं। सर, कल को जब छात्र रहेंगे तो आप उनके लिए क्या बात करना चाहेंगे? उनसे क्या कहना चाहेंगे? इतनी हताशा भरी ज़िंदगी चल रही है उनकी, उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं यही कहूँगा कि हिम्मत रखनी पड़ेगी और आप अपने आप को जिस भी तरीके से आपको लगता है कि आप अपने अंदर स्किल डाल सकते हैं। ये कुछ एक ऐसे साल हैं जहाँ हम सबको अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम भारत सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं। अगर हम उनके भरोसे रहे तो शायद ये देश और पीछे चला जाएगा। तो अभी हमें खुद जिम्मेदारी लेकर के हमें अपनी दिशा निर्धारित करनी होगी। हम उस इंतज़ार में नहीं बैठे रहेंगे कि नहीं सरकार आएगी, सरकार हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएगी, सरकार हमारे बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ सोचेगी। तो वो अभी सरकार की बस की बात नहीं है। लेकिन फिर ऐसे में तो हम सरकार से ही हटने लगेंगे, उनसे उम्मीद ही नहीं रखेंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा? लगातार सवाल उठाएंगे। अब मुझे मालूम चल गया तो फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त तो निकल रहा है ना, वक्त निकल रहा है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ नया कर सकते हैं। तो कुछ दिन अगर हमें ये जिम्मेदारी उठानी पड़े, जब मैं ये समझ गया हूँ, कई बार नहीं होता है कि पिता जो है वो ना बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है, वो अपने ही राग में मस्त है। तो कई बार ऐसे बच्चे घर से बाहर निकल करके खुद अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए घर को संभालने लगते हैं। ये वो दौर है। तो सर, ये जो पेपर लीक होते हैं, इसका पूरा बिजनेस क्या है? कैसे ये पेपर लीक हो जाते हैं? जब यूपीएससी को देखते हैं तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं हो रहा है, अभी चीज़ें बाहर आने में टाइम लगता है। यूपीएससी में भी बहुत खामियां हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यूपीएससी में पेपर लीक नहीं हो रहा है, और तरीके से बच्चों के साथ गलत हो रहा है। तो रास्ते इन्होंने अलग अलग चुने हुए हैं। जैसे मैं बताता हूँ, फॉर्म फीस के नाम पर पैसा ले लेना। उसके बाद कहते हैं गलत सवाल होगा तो आप बताइए कौन सा गलत है। जैसे नीट में 200 रुपये लिए जा रहे हैं बच्चे से, ये बताने के लिए कि ये सवाल गलत है। जिस बच्चे का आप एग्ज़ाम ले रहे हो वो आपको बताएगा आपका सवाल कौन सा गलत है। गलत सवाल की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि पेपर के अंदर लिखा नहीं होता सवाल पे ये गलत है, बच्चा उसमें दिमाग लगाता रहता है। अब यही सोचिए ना कि यहीं पे संविधान का पालन नहीं हो रहा, आप राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। मान लेते हैं किसी बच्चे के पेपर का पहला सवाल ही गलत आ गया और वो सवाल किसी बच्चे के पेपर में 100 आए, वो वहाँ नहीं पहुँच पाया और उसको पहले सवाल में उलझ के रह गया, यार मेरा गलत है, बच्चे को तो पता नहीं है गलत है। और फिर आप उसके बाद क्या कह रहे हैं, पैसा दीजिए और बताइए कौन सा सवाल गलत है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो पैसा नॉन रिफंडेबल है, आप लौटाएंगे भी नहीं। तो आपने एग्जाम्स में भी तानाशाही ला दी
और ये सब एग्जाम्स में हो रहा है। तो और एनटीए इस की क्या पैसा कमाने जरूरत के लिए थी? इन सब के लिए एनटीए की जरूरत थी? हाँ, क्यों नहीं देखिए, हम हर चीज़ को ये नहीं कह सकते जरूरत नहीं थी, ओएसएम की जरूरत नहीं थी। जहाँ भी सरकार फेल हो जाए, जहाँ भी वो सिस्टम फेल हो जाए, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उस सिस्टम की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल थी, एकदम एनटीए की जरूरत है। एनटीए क्या है, कोई रोबोट थोड़ी है। एनटीए में लोग हैं, वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे। अभी आप बदल दीजिए, मुझे बना दीजिए एनटीए का अध्यक्ष, वही एनटीए आप देखिए कैसे परफॉर्म करेगा। तो बात ये है मेन कि हम एनटीए को दोषी ठहराते हैं। एनटीए तो क्या है, एक समूह है लोगों का जो उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उन लोगों पे सवाल उठने चाहिए। और अगर आप अभी 18 साल के होते तो क्या आप सोच पाते कि हम हार्डवर्क करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिल जाएगी? हाँ, ये आपने बड़ा सही सवाल पूछा। वो तो नहीं है जिस वक्त मैं 18 साल का था, और आज जो 18 साल का बच्चा है, तो बहुत कुछ बदल गया है। उस दौर में खबरें इतनी पहुंच भी नहीं पाती थी। 97 में भी आई थिंक IIT JEE का पेपर लीक हुआ था, लेकिन खबरें नहीं पहुंच पाती थी। पहले ये सब चीज़ें यदा कदा होती थी, सरकारें जिम्मेदारी लेते हुए उन चीज़ों को ठीक कर लेती थी। बट अब क्या हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है। हाँ, जब वो लगातार चीज़ें होती हैं, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई छोटी मोटी बातें हो गई साल में 2 साल में, ठीक है। अब अगर कोई लगातार जब चीज़ें होने लगती हैं, तो फिर ऐसा हो जाता है कि यार अब उम्मीद ही नहीं है तुमसे कि तुम नहीं करोगे। अब दिल मानने को तैयार ही नहीं होता कि तुम गलत नहीं करोगे। तो वैसा ही लोगों के साथ हो गया है कि अब दिल मानने को तैयार ही नहीं करता कि तुम गलत नहीं करोगे। तुम गलत करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाएगा कि तुम मानोगे ही नहीं, जैसे 2024 में नहीं माना था कि नीट में समस्या है। ये बात है। तो सरकार पर पूरा जो जिम्मा है वो फोड़ना सही है क्या? कुछ जिम्मेदारियां 100%। और किस पे कुछ फोड़ोगे? जिम्मेदारियां जनता की भी हैं। क्या जैसे जिम्मेदारियां सवाल जनता की? अगर आपने देखे होंगे कि जो लोग हैं वो सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, उन्हें डर लगता है, और यदि सवाल खड़े करो तो अंधभक्त या फिर देशद्रोही का आपको टैग मिल जाता है। तो क्या ऐसे माहौल में सवाल खड़े करना सही है? और ज़्यादातर लोग तो सिर्फ इसीलिए सवाल नहीं कर पाते हैं कि उनको ऐसा हो जाएगा। नहीं, लोग कहेंगे। देखिए, अगर हम सब ये, फिर आपने खुद ये भी कहा कि हिम्मत हारने वाली बात, लोग शुरुआत में कहेंगे। आप उनको मुद्दे पे लेके आइए, उनको आप मुद्दे की बात बताइए। मैं भी अपनी बात रखता हूँ, मैं बताता हूँ कि देखिए, भारत का गुड्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप था, जिसको ट्रेड डेफिसिट हम बोल रहे हैं, गुड्स की बात मैं कर रहा हूँ, वो लगातार बढ़ रहा है। मेरा भारत लॉस में जा रहा है। कोई भी कंपनी अगर लगातार लॉस में जा रही है, पहले 100 रुपये की थी, 200 300 तक पहुँच गया, तो उसकी राह सही नहीं है। कल प्रधानमंत्री जी ने एक बयान कहा, जैसे आप देखते होंगे मैं लगातार आत्मनिर्भर भारत के उस पर बहुत चोट करता हूँ, तो उन्होंने कहा ये जो लोग आत्मनिर्भर भारत पे उंगलियां उठा रहे हैं, उन्होंने उसको कुछ देश प्रेम से जोड़ा है उस ट्वीट में, जबकि बड़ा गलत है। मैं कैसे मानूँ? आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि मैं चाइना से सामान खरीद करके, चाइना से इतना सामान ला करके उसको असेंबल करके मैं आत्मनिर्भर भारत बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं होगा। अगर आत्मनिर्भर भारत है तो फिर वो लॉस लगातार बढ़ क्यों रहा है? यानी आत्मनिर्भर सिर्फ नाम के लिए रह गया है। सेम हालत डिजिटल इंडिया सिर्फ नाम के लिए रह गया है कि CBSE में बच्चों की कॉपियां एक्सचेंज हो जा रही हैं, आपका स्कैनिंग सिस्टम फेल हो गया, ऑब्जेक्टिव सवाल पे या तो नंबर मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, आप 1 नंबर दे रहे हैं और आप कह रहे हैं डिजिटल इंडिया। फिर किस बात का डिजिटल इंडिया है? सेवी पे सवाल उठ रहे, फसाई पे सवाल उठ रहे हैं। आप कहते हैं डिजिटल इंडिया है, हम तुरंत पकड़ लेते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। 7 महीने पहले शिकायत हुई थी, जो ये मामला चल रहा है स्टॉक मार्केट के स्कैम का, 7 महीने में आके अब पता चला है, जब इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। सेबी किस लिए है? उन रिटेल इन्वेस्टर्स के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए है या नहीं? लेकिन यहाँ लोगों का पैसा यूं ही डूब जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, बात मैं बताऊँ ना आपको क्या है, गरीब आदमी हिम्मत नहीं कर पा रहा आवाज़ उठाने की। मिडिल आदमी सोच रहा है जैसे चल रहा है चलने देते हैं, उसको फुर्सत नहीं है आवाज़ उठाने से, और अमीर को ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कैसे चलेगा ना देश? तो आपको नहीं लगता कि अमीर, ये जो कमर्शियलाइज्ड गवर्नमेंट बनती जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कमर्शलाइजेशन का नतीजा ही है पेपर लीक उद्योग कि युवाओं को भी एग्जाम कराने या भर्ती का सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, बाकी है सब कुछ कमाने का जरिया। तो कमर्शलाइजेशन सब हर चीज़ में आ गया। मैं तो कहता हूँ कि पूंजीवादी कैपिटलिज्म एट पीक है। हर चीज़ का गेम पैसे से हो गया है, हर चीज़ का गेम पैसे से। आज अगर आप एक सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, किसी थाने में आपको पोस्टिंग चाहिए तो उसका भी पैसा लगेगा। सर, सेम चीज़ कोचिंग सेंटर्स में भी हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? सेम चीज़ कोचिंग सेंटर्स में हो रही है। कोचिंग सेंटर्स भी
पूरी उन्हीं स्कूलों की तरह भ्रष्ट हो चुके हैं जो स्कूल करते थे ना कि कोर्स के साथ बच्चे से कॉपी बस्ता अभी मैंने ड्रेस सब। देखा था कि जैसे ही नीट पेपर लीक हुआ, नीट रीनीट के लिए नए नए 99 रुपए का कोर्स। कोर्स आ गया। हाँ। सारे मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स आप देख रही होंगी सीसीपीए का जुर्माना झेल रहे हैं। तो ये लोग भी पैसा कमाने की होड़ में किसी भी स्तर तक गिर गए हैं। कोई इन गरीबी सब के लिए बेच रहा है, कोई जिम्मेदार। जमीर बेच रहा है। तो सरकार ने नकेल क्यों नहीं कसी? आप देखते होंगे जब किसी शिक्षक पे आवाज उठती है तो फिर सरकार कहती है अरे इसकी कोचिंग में तो फायर का इंतजाम ठीक नहीं। ये सब चीजें पहले से किसी ने क्यों नहीं देखी? क्यों नहीं देखते हो? यानी इतने सालों से इतने सारे बच्चों के भविष्य को स्टेक पर रख दिया था, जिंदगी को स्टेक पर रख दिया था आपने चेक नहीं किया था। तो ये बड़ा गलत है। तो निगरानी ठीक से नहीं कर रही सरकार, अपना काम ठीक से नहीं कर रही, वरना कोचिंग्स भी आज इस लेवल पे। अब एक बात बताओ मुझे ना, बाईजूज खत्म हो गई, हाँ, क्या उसकी खत्म होने की कोई डेट निर्धारित थी? अचानक ही खत्म हो गई एक दिन। उससे 1 महीने पहले भी उसने बहुत लोगों का पैसा लिया होगा बच्चों का, और वो 1.5 लाख के कोर्स भी बेचते थे। किसने आकर के कहा या सरकार ने आकर के बताया कि अब लोगों का पैसा रिफंड कराया जाएगा? सिंगापुर से जरूर उसको जेल में डालने की हमने खबर सुनी कि भाई उनको जेल में डाल दिया गया। और ऐसी आए दिन खबरें आ रही हैं कि कोचिंग्स क्या करती हैं, जैसे लॉस देखा अचानक से अपने किसी वेंचर को बंद कर देती हैं। आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना होगा, एक कोचिंग है उसने अपने ऑफलाइन सेंटर्स बंद कर दिए। बच्चे हंगामा काट रहे थे कि भाई आपने ऑफलाइन, कई कोचिंग्स हैं ऐसी कि आपने ऑफलाइन क्यों बंद कर दिया अचानक से, पिछले महीने फीस ली। तो सरकारें क्या देख रही हैं आप बताइए? कि लोगों के अंदर डर खत्म हो गया है। अगर आप किसी एक को पकड़ के ही अच्छी सजा दे देंगे तो बाकी सबके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस वक्त स्कूलों को जो बॉडी सीबीएसई कंट्रोल कर रही है उसके अंदर भी कुछ अच्छे कानूनों की ज़रूरत है। कोचिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए भी एक सीबीएसई टाइप एफिलिएशन बोर्ड बनाने की ज़रूरत है। अगर कोचिंग इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ का जैसा लोग बता रहे हैं कि व्यापार है तो ज़रूरत है, तो सरकार को उठाने चाहिए ना ये कदम। यदि एक लाइन जब कुछ में- गलत हो जाता है तब सरकार आके कहती है अच्छा पेपर लीक हो गया है, कोचिंग वाले का इन्वॉल्वमेंट है तो डालिए ना उसको पकड़ के एनटीए जेल के में। द्वारा किसी ने कहा रोका गया है? था कि ये जो पेपर लीक हुए हैं ये पेपर लीक नहीं है, ये कुछ सवाल थे जो छूट गए या रिलीज हो गए थे। हाँ तो सही बोला था ये बात। तो पेपर लीक वो इसको मान नहीं रहे, है तो पेपर लीक ही, बट क्योंकि 2 या सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस बाहर आए थे इसीलिए उन्होंने कहा कि ये पूरा पेपर लीक नहीं है। बट 4 क्वेश्चन भी बाहर आ जाएं, 10 क्वेश्चन भी बाहर आ जाएं, उसको पेपर लीक तो बोला ही जाएगा। कुछ पेपर लोगों के लीक का- पास कॉल आया था कि आप 10 लाख दीजिए, 4 लाख दीजिए तो आपका हम एग्ज़ाम पास करा देंगे। ये भी बातें हुई हैं उस समय। तो ये इन सब चीज़ों के लिए क्या पूरा सिस्टम क्या चलता है? सिस्टम कुछ नहीं चलता। सिस्टम ऐसे चलता है, एक कोचिंग ने, पहले तो ये आप लोग मीडिया वालों को भी मैं कहूँगा ये कहना बंद करिए कि कोचिंग माफिया पेपर लीक कराते हैं। ये सुपरफ्लस लगता है अपने आप में। क्यों? क्योंकि लीक वही कराएगा जिसके पास कस्टमर है जिसको वो बेच सकता है। आप नहीं कराएंगे ना नीट का पेपर लीक, आप क्यों कराएंगे? आप हो सकता है न्यूज़ लीक कराएं कोई कि यार मैंने न्यूज़ सबसे पहले पढ़ के सुना दी, क्योंकि आपके कस्टमर वो हैं। तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स ही हमेशा इन्वॉल्व होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनके पास कस्टमर है। जैसे मैं नीट का पेपर क्यों लीक कराऊंगा? मैं तो नीट के बच्चों को नहीं पढ़ाता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो खैर कोई भी पेपर क्यों लीक कराऊंगा, मैं तो स्टिंग ऑपरेशन करता रहा हूँ इससे पहले भी, आगे भी करूँगा। तो अब क्या होता है कि आपने पेपर लिया और आपने अपने कोचिंग सेंटर्स के 150 बच्चों को वो पेपर 10-10 लाख में, 15-15 लाख में बेचा और उन बच्चों को तैयारी कराई और आपने बोला कि जी आपको यही सब क्वेश्चंस पेपर के अंदर मिलेंगे। अब वो बच्चा, जैसे आप थी, वो बच्ची 15 लाख आपने दे तो दिए, बट आपने कहा मैं अपनी 3 सहेलियों को 5-5 लाख में और बेच देती हूँ। आपके पैसे निकल आएंगे। या 4 को आपने 5 लाख कमा भी लिए, 4 को आपने 5-5 लाख में दे दिया। अब जिसको 5 लाख में मिला है वो क्या करता है? ऐसा यूपी एसआई का एक एग्ज़ाम जब लीक हुआ था तब एसटीएफ ने ये कहानी बताई थी, तब मैं उससे रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। ये वो क्या करता है, 5 लाख वाला वो 10 लोगों को 1-1 लाख में बेच देता है। 1 लाख वाला क्या करता है, 15 लोगों को 10-10 हज़ार में बेच देता है। इसीलिए आपने सुना होगा पहले 60 लाख से जो पेपर शुरू हुआ वो लास्ट में 5-5 हज़ार में बिक रहा है। क्योंकि कैपिटलिज्म हमने कहा है एट पीक। हर आदमी ये सोच रहा है कि यार मैं अकेला पैसा क्यों वो लूँ, सोशल मीडिया का दौर है, टेलीग्राम पे डाला तुरंत कस्टमर आ गए। अब क्यों ऐसा हो रहा है? बच्चे भी सोचते हैं कि यार अगर नीट में नहीं हुआ, प्राइवेट कॉलेज मिल गया 1 करोड़, कौन एमबीबीएस की फीस देगा? पेपर खरीद ही लेते हैं जब 60 लाख में मिल रहा है। तो इतनी आसानी से बिक कैसे रहे हैं ये पेपर? और दे कौन रहा है? कोई उस पे मिलते हैं क्या, फोटो स्टेट दुकान पे? बिना एनटीए के इन्वॉल्वमेंट के तो पेपर नहीं बिकेंगे ना।
तो सबकी इन्वॉल्वमेंट है। और पेपर, एक और चीज़ बता रहा हूँ ऊपर तक, जैसे मैंने आपको जिम्मेदारी दी, मान लेते हैं किसी भर्ती की 100 लोगों की, और आपने मुझे कहा कि कितना कितना पैसा लेना, मैंने कहा 10-10 लाख रुपए मुझे चाहिए आपसे 100 लोगों का, बाकी आप देख लेना। आपने आगे 15-15 लाख बोला और आपने 100 लोगों से पैसा लिया। मैंने आपको 50 की जिम्मेदारी दी, आपने 100 से लिया। एक घर में 2-2 बच्चों से लिया आपने, और सबकी एक-एक की नौकरी करा दी। आपने कह दिया, बाद में जब एक का नहीं हुआ तो आपने कह दिया देख उसका तो हुआ है ना, आपका अगले साल करा देंगे। ऐसे चलता है ये गेम कि आप लोगों के ऐसे बना लेते हैं, रिलेशन पूरे, मतलब वो, और फिर उससे जब आप पेपर, इतना मोटा पैसा, मतलब कई लाख करोड़ के घोटाले हैं। मतलब सर ये जो पूरा बिजनेस इन्होंने बना दिया है, और इसमें सिर्फ एनटीए नहीं है, इसमें एसएससी भी है, इसमें सीबीएसई भी शामिल है, इसमें सरकार भी शामिल है, और इसका कोई सोल्यूशन अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। नहीं आ रहा है, बल्कि बढ़ती जा रही है समस्या। तो ऐसे में युवा करे तो करे क्या? पेपर लीक के टाइप्स आ गए कि हो सकता है पेपर लीक ना हो, लेकिन आपको नॉर्मलाइजेशन में बाहर कर देंगे। आपके 140 सवाल सही हैं, मेरे 130 सही हैं, मैं सेलेक्ट हो गया, आप नहीं हुई। सरकार का कहना है कि आपका पेपर आसान था, मेरा मुश्किल था। कौन डिसाइड करेगा? नॉर्मलाइजेशन का भी गेम है। तो बहुत सारे गेम हैं इसमें। एसएससी का क्या हाल है? और एसएससी का हाल तो आप देख रही हैं। एसएससी जीडी में क्या हुआ कि इन्होंने 800 बच्चों को बुला लिया 400 की जगह थी। इससे पहले आपने देखा होगा एक एसएससी का प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया था, जिसमें तवेले में सेंटर पड़ रहे थे, शादी विवाह के मंडप के पास सेंटर पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया ना, सरकार कह रही है हम हर तरफ से पैसा कमाएंगे, हम एक ऐसी कंपनी को टेंडर देंगे। एजुकेशन है वो पूरा बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है, हम पेपर और वो चीज अब कोचिंग्स पे भी लागू हो गई है, स्कूल्स में भी लागू हो चुकी है, और ये जो जनता है वो अपना पैसा लुटाती जा रही है। और सरकार कहती है कि हम पेपर भी उस कंपनी को देंगे जो सबसे सस्ता कराएगी, हमें उसकी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। जहाँ गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल में आज कोई एडमिशन लेना नहीं चाहता। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सरकार को बंद करने पड़े। नेता क्या कर रहे हैं? नेता क्या कर रहे हैं? वो प्राइवेट स्कूलों के उद्घाटन में जा रहे हैं, प्राइवेट एजुकेशन को हमारे मिनिस्टर हैं उनके सभी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, उनको देश की शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। तो हम जब राजनीति बदलने निकले हैं तो हमारी पहली शर्त तो यही है कि नेताओं के बच्चे भी बाहर नहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे सब। हम चाहते हैं कि कैबिनेट में अब लोग योग्यताओं के आधार पर जाएंगे। ये बात काफी समय से चल रही है, लेकिन ये धरातल पे दिखती क्यों नहीं है? शुरुआत से है कि जो कोई नेता है तो उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए उसके बच्चों हमने को, सरकारों को माफ़ किया है, हमने उनकी गलतियों पे उनको माफ़ किया है। कोई बात नहीं, छोड़ दो, रहने दो, ऐसे ही चलता है सिस्टम, ऐसा होता है। हम लगातार माफ़ करते गए। हम लोगों की भी गलती है, जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी, कि अगर आप किसी को लगातार माफ़ करते जाएंगे तो एक दिन वो आप पे बहुत हावी हो जाएगा, और फिर आपको उसके अगेंस्ट अपने आप को खड़ा करने के लिए ज़्यादा ताकत, ज़्यादा हिम्मत और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। आसान नहीं है। सर एसएससी में एक सवाल आया था, मैंने आपके कुछ चीज़ें भी देखी थी, जिसमें उन्होंने पूछा था टॉलेस्ट एक्ट्रेस के बारे में, फिर ड्रीम गर्ल के बारे में भी पूछा था। यूपीएससी में भी कुछ ऐसा ही सवाल आया था, कौन सी फिल्म आएगी, कौन सा कुछ आएगा। तो ये सब क्या है? ये क्यों ऐसा करने वाले हैं? ये क्यों कर रहे हैं? मतलब आप सोचिए ना कि जब आप पेपर बनाने की जिम्मेदारी ही ऐसे लोगों के हाथ में दे दोगे, आउटसोर्स कर दोगे, जिनको सच में समझ नहीं है कि क्या पेपर बनाना है और क्या नहीं, तो क्या होगा? और क्या ईडी और सीबीआई सही ढंग से काम कर रही है? नहीं, जो जितना काम करना चाहिए उतना कहाँ हो रहा है। कि सीबीआई नीट 2024 में संजीव मुखिया के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई, उसको बेल मिल गई। तो अभी और ठीक करने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ सीबीआई की भी विस्तार की ज़रूरत है, ईडी के भी विस्तार की ज़रूरत है, और न्यायपालिका के विस्तार की ज़रूरत है। लोगों को सही वक्त पे न्याय नहीं मिल रहा है। आप राजनीति में आएंगे कभी? अभी तक तो इसका जवाब ना ही होता था, बट अगर शायद हो सकता है कि देश बदलने के लिए आना पड़े तो आएंगे। तो पार्टी खुद बनाएंगे या फिर मतलब किसी ऐसा नहीं है। जो विचारधारा आज आप ये सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा इसका जवाब, कि आपकी जो आज विचारधारा है, आप जिन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, कि आप हमेशा लड़ते रहेंगे किसी भी तरीके से, चाहे राजनीति में आके चाहे ना आकर के, तो उसका जवाब हाँ है। आप किसी समय पे राघव चड्ढा को पसंद करते थे? किसी समय पे मैं तो कभी नहीं करता था, और उन्होंने जो किया, तो मैंने ऐसा सोचा नहीं कुछ। मतलब मैं हिट भी नहीं करता था और पसंद भी नहीं करता था। उन्होंने जब पिछली बार नीट पेपर लीक हुआ था, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने संसद में इस बात को उठाया था, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, सही बात है। और मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरा कभी कोई ट्वीट उठाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको नहीं मिलेगा, चाहे मेरे खुद के ही शिक्षक समुदाय के लोग हों,
मैं जब तक किसी को जानता नहीं हूँ पर्सनली, 50-100 बार मिल नहीं लेता हूँ, तो मैं उसकी तारीफ के कसीदे नहीं पढ़ता। मैं नहीं चाहता कि कल को इनके ऊपर आरोप लगें और ये नकली निकलें और मुझे अपनी तालियों पे अफसोस हो कि मैंने इनके लिए बजाई थी। तो मैं वो नहीं करता। मैं इस चीज़ से अपने विचार निर्धारित नहीं करता कि कौन कितना बड़ा है। लोग आज करते हैं कि बड़े आदमी की गलती नहीं है, उसके फेवर में आके खड़े हो जाएंगे क्योंकि उससे सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा कि कोई बड़ा है तो चलो इसको सपोर्ट कर देते हैं। ये सब काम मैंने कभी नहीं किया। खान सर के साथ आपके क्या रिश्ते हैं? उनकी शादी में गया था, उनके भाई की शादी में गया था, 2 बार उनसे बस इतनी ही मुलाकात हुई, इसके अलावा कभी नहीं। जो अभी फ़िलहाल उनके साथ चल रहा है, कंट्रोवर्सी उनके साथ हो चुकी है, तो उस पे आपके क्या विचार होंगे? क्या उनको गलत जगह पे फंसाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई, या फिर? ऐसा मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते ऐसा? मैं ऐसा नहीं मानता। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अंजना उनके पीछे पड़ गई, मैं ये भी नहीं मानता। मोदी जी उनके पीछे पड़ गए, मैं ये भी नहीं मानता। और इसलिए पड़ गए कि आवाज़ उठाई थी, ये कहना है मेरा। मैं नहीं मानता। इसके लिए कोई भी पीछे नहीं पड़ा। आप भी आवाज़ उठाते हैं तो आपके पीछे कोई नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता? नहीं होता है। क्यों होगा ऐसा? आपने गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई है और आप सही हैं तो नहीं। आप गलत होंगे तो लोग आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। कुछ पत्रकारों ने भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, आपने चंद्रशेखर के बारे में सुना हो अगर, एक पत्रकार हुआ करते थे जिन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्हें सेप्टिक टैंक में उनकी बॉडी को गलाकर डाल दिया गया था। तो जब मीडिया के कुछ कर्मी अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो जो इंडियन मीडिया काम कर रही है, आप उस पर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, एक किसी पत्रकार के साथ अगर कोई घटना हो गई है, उस को हम बेंचमार्क नहीं मान सकते कि ऐसा हो गया तो अब ऐसा होगा। कई सारे लोग ये एक्सक्यूज लेकर आते हैं, आपने सुना होगा, तो आप उनको क्या कहेंगे? नहीं, गलत है। आप बेंचमार्क सेट कर रहे हैं कि मैं सेट कर लूँ कि 10th क्लास में फ़ेल हो गया तो मैं सचिन जैसा क्रिकेटर बनूंगा। ऐसा नहीं होता। मैं 12th में फ़ेल हो गया तो मैं IPS बनूंगा। ऐसा हम सेट नहीं कर सकते। ये तो अपवाद हैं कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो कि अब लोग और सजग रहें और अब लॉ एंड ऑर्डर मजबूती हो रहा है। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। सर, जो कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा आंदोलन चल रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? आंदोलन जैसा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। आंदोलन होता है कोई भी ऑब्जेक्टिव डिमांड्स को लेकर के, तो वैसी कोई डिमांड्स तो मुझे नहीं दिखी, और थी तो वो डिमांड पूरी होने के लिए क्या हुआ? आंदोलन तो चलता है कि हमारी ये डिमांड मानी है। जैसे हमने भी इससे पहले आंदोलन किया, हमारी डिमांड्स थी। हमने 500,000 लोगों के साथ आंदोलन किया। हम SSC के बाहर बैठ गए कि हमें चेयरमैन से मिलना है, हम तभी उठेंगे। और हम तभी उठे। रात को 9:30 बजे चेयरमैन से मुलाकात हुई, एक दिन में। हम एक बार बैठ गए कि हमें DOPT मिनिस्टर साहब से मिलना है, तो हम मिले अगले दिन। मतलब ये जो आंदोलन है, ये आप इसको क्या दर्जा देंगे? मतलब इसको आंदोलन, जो युवा इसके साथ हैं, ये तो एक मैसेज ही था जो इनको देना था। जो ये ऑनलाइन दे रहे थे वही इन्होंने कल उतर के दिया। तो एज सच उसको प्रोटेस्ट कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है कि मैं उसका नाम प्रोटेस्ट दूं। और जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, तो उसमें आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? क्या कुछ? पूरा एजुकेशन सिस्टम को अपडेट होने की ज़रूरत है। 100% रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे? बहुत रिफॉर्म। अरे आप सोचिए ना कि वो किताबें जो हम पहले पढ़ रहे थे वही हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। कोई स्किल, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अच्छे लैब्स, कुछ भी नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो वो सब कुछ बदलने की ज़रूरत है। सरकार को सरकारी एजुकेशन, सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूलों पे काम बहुत करने की ज़रूरत है। सर, सबसे बड़ा सवाल आप पर भी खड़ा होता है और आरोप लगते हैं कि आप जो हैं बच्चों को क्या बोल सकते हैं, सिविल वॉर के लिए तैयार कर रहे हैं। कई सारे प्रवक्ताओं ने कहा है। तो कहा है ऐसा, मैंने सुना नहीं वो। और अगर वो लोग सोच रहे हैं ऐसा, तो मतलब बच्चों को भड़काते हैं। हाँ, उनकी सोच है। नहीं, भड़काने वाली क्या बात है? अगर 25 लाख 30 लाख लोगों का भविष्य 1 मिनट के अंदर दाव पे लग जाएगा तो भड़काने वाली बात क्या है? मैं उनको बता रहा हूँ, तो बताना गलत नहीं है। मतलब हक, सबको अपना हक मांगने का अधिकार है, तो उसमें भड़काने वाली क्या बात है? मैं किसी अपने निजी हित के लिए ऐसा कर रहा हूँ या मैं किसी स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। बच्चे का पेपर लीक हो गया तो पेपर बिका 10,000 लोगों को, बाकी 30 लाख लोगों को पेपर लीक हो गया, बताना मेरी जिम्मेदारी है ना। सरकार की खामियों को बताना मेरी जिम्मेदारी है ना। उसमें भड़काने वाली क्या बात है? अंत में सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप जो अभी की फ़िलहाल की सरकार है, उससे
क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में, और एक शब्द में उसे क्या दर्जा देना चाहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार को इस मैसेज को समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं हर चीज़ से सीखता हूँ। मैंने कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो उससे ये सीखा कि 4 दिन के अंदर अगर 23 मिलियन लोग या 22 मिलियन 2.25 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, जिसके जुड़ने की शर्त है कि आप आलसी हैं, तो मेरे लिए चिंता का विषय बन गया कि मेरे देश में लोग 11-11 घंटे मोबाइल चलाना उसकी शर्त थी। तो जहाँ हम कहते हैं कि ये देश का युवा देश का भविष्य है, ये युवा देश का निर्माण करेगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, तो मुझे समझ में आया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं, अगर ये हालत रहे तो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। तो सरकार को भी इसको मैसेज की तरह लेना था या लेना है और उस पर काम करना चाहिए जो नहीं दिख रहा है। कुछ बड़े फैसले अगर नहीं दिखेंगे, बड़े फैसले में क्या दिख रहा है कि नीट का पेपर लेके वायुसेना जाएगी, इनको लगता है। तो मतलब जब ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो फिर सरकार और ज़्यादा सवालों के घेरे में आती है कि सरकार कितनी मासूम है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे एजुकेटर, काफ़ी सारे न्यूज़ डिस्कशन में चल रहा था कि सरकार जब चुनाव के लिए CRPF या CSF का इस्तेमाल कर सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकती। तो उन्होंने उसको सीरियस ले लिया और पता चल रहा है कि शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रहे हैं, एविएशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वो एविएशन मिनिस्टर जो कहते हैं लोगों को कि मैं इसी में कभी नहीं रहता, जेब में प्याज रखता हूँ। हाँ। तो मतलब अब रक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री की ज़रूरत पड़ रही है, शिक्षा मंत्री को रक्षा मंत्री की ज़रूरत पड़ रही है। तो कैसे मैं ये मान लूँ कि ये जो इनको जिम्मेदारी दी गई है उसको ये ठीक से निभा रहे होंगे? नहीं लगता। तो जो इनकी गलतियों का जो मटका था वो फूट चुका है। हाँ, फूट चुका है पूरी तरीके से। और ये अगर अभी भी नहीं संभलेंगे, देखिए अभी भी हम तो यही कोशिश करते हैं कि सत्ता को जगाएं। हाँ। सत्ता को जगाना हमारा काम है। हम कभी, लोग इसको क्या समझ लेते हैं कि आप लोग हमें उल्टा ऐसा सवाल पूछते हैं कि अच्छा ये नहीं तो आप सोचते हो वो पार्टी आएगी। हाँ। आप गलत सोचते हैं। क्या वही पार्टी बची है? ये वो भारत अब नहीं रहा है कि 5 साल इनको दे दिए, 5 इनको, बस इसी में घूम रहा है। ये वो भारत नहीं रहा है। यहाँ नए विकल्प आएंगे, नए लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी। देश किसी के बाप की जागीर थोड़ी है कि आप जैसे चाहेंगे आप चलाते रहेंगे और हम आपके इमोशंस, आप हमारे इमोशन से खेलते रहेंगे, विश्वासघात करते रहेंगे और हम आंख बंद करके आप पे भरोसा करते रहेंगे। उनके लिए क्या कहेंगे जो अभी भी इस बात को नकारते रहते हैं कि अब भी सब कुछ सही है, मोदी जी सब अच्छा कर रहे हैं? ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं मतलब, और उन लोगों को भी चीज़ें समझ में आएंगी और आई भी हैं। जब उनके खुद के बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे, उनके बच्चे खुद 12th क्लास में। मानते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति पर खुद पे नहीं आती तब तक वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। नहीं खो बैठता क्या है कि उनको हम उतना शिक्षित नहीं बना पाए। हाँ। हम उनको उतना शिक्षित नहीं बना पाए। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, आप छोड़ दीजिए भारत को चीन से कंपेयर करना, पाकिस्तान से, और भारत को जापान से और यूरोप से। मैं तो कहता हूँ आप भारत की कुछ चीज़ों का कंपैरिजन तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला से ही कर लीजिए, तब भी आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें उधर सही हैं जो इधर नहीं हैं। आप भारत को ही भारत से कंपेयर करके देख लीजिए, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो लोगों को थोड़े एक्सपोजर की ज़रूरत है। हम जैसे लोग जो उनको अपने तथ्यों के साथ समझा पाएँ। मीडिया पे सवाल क्यों उठ जाता है कि जब 4 नंबर की अर्थव्यवस्था होती है तो आप चीख चीख के बताते हैं, और जब वही 4 नंबर की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पे आ जाती है तब आप चीख चीख के क्यों नहीं बताते और सरकार की खबर क्यों नहीं लेते? जब रात में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, गैस के दाम बैक टू बैक बढ़ रहे हैं, रात में सोने से पहले 53 रुपये, कभी 29 रुपये, तब आप सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? तब आप उस चीज़ को जस्टिफाई करने में लग जाते हैं कि जो सरकार कर रही है वो देश हित में कर रही है। क्या पेपर लीक भी देश हित में हो रहे हैं? वो तो आप नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे ना उस चीज़ को। तो जब पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा था और सरकार बैकफुट पे थी, तब आप एक नई तरीके की जंग छेड़ देते हैं, कोचिंग माफियाओं पे अटैक करने लगते हैं। ये अटैक आप 1 महीने पहले भी कर सकते थे, 2 महीने पहले भी कर सकते थे। मीडिया का तो काम यही है ना कि रिसर्च करे, स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाए, या जब पता चलेगा तभी करेगी मीडिया। ऐसा तो नहीं है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जहां देश के युवा हैं जो भटक रहा है और सड़कों पर ठोकरें खा रहा है, इसी बीच हमने जब अभिनय सर से बात करी तो बहुत सारी चीज़ें समझ आई कि कितनी सारी गलतियां हमारे देश में सरकार के द्वारा की जा रही है। और ये बात नहीं है कि पूरी गलतियों का भांडा फोड़ या फिर पूरा मटका जो है वो हम सरकार के ऊपर थोप रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है जो उन्हें सोचनी और समझनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर ये
पूरा पॉडकास्ट किया गया था। आप देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ श्रुति जैन और आप देख रहे थे बतंगड़।